हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्र चैनल। दोस्तों, पहले तो मैं आप लोगों से एक सॉरी बोलूँगा कि यस बैंक पर मैं रिज़ल्ट वाले दिन वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन देखिए दोस्तों, वो वीडियो मैंने जानकर नहीं बनाया था, क्योंकि देखिए यस बैंक ने उस दिन जो है एक गूगली दे दी 22 तारीख को। अगर आप देखिए, फ्राइडे का दिन था, और जनरली अगर आप पिछले 3 क्वार्टर का एक ट्रेंड एनालिसिस करेंगे रिज़ल्ट का, तो यस बैंक का रिज़ल्ट वीकेंड पर ही आया है। इन द सेंस कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही आया है, और मोस्टली ये मार्केट आवर के बाद आता था। इस बार मार्केट आवर में ही आ गया, करीब 1 बजे, 12-1 बजे के करीब उसका रिज़ल्ट आया था। और आपने रिएक्शन भी देखा, थोड़ा सा डाउनवर्ड रिएक्शन था यस बैंक के काउंटर पे। तो मैंने सोचा था कि पहले रिज़ल्ट तो देखिए इनका ठीक ठाक आया था, प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज़ हुई थी, काज़ा रेशियो बढ़ा, और एनपीए और ग्रॉस एनपीए में भी रिडक्शन हुआ। तो मैंने सोचा कि डिटेल में स्टडी किया जाएगा और कई बैंकिंग शेयरों के रिज़ल्ट को भी एनालाइज किया जाएगा, और उसके बाद ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ऐसी क्या खामियां रह गई यस बैंक के रिज़ल्ट में कि फेडरल बैंक का जो रिज़ल्ट आया, वो देखिए यस बैंक के रिज़ल्ट के 1 घंटे बाद आया था, वो भी मार्केट आवर में आया था। और आप ये देखिए कि वो करीब 7-8% ऊपर बंद हुआ, और इनफैक्ट उसकी जो क्लोजिंग थी वो मान के चलिए अपने हाई के बड़े करीब थी। और बहुत से लोगों ने अपनी जो पोजीशन थी फेडरल बैंक में वो कैरी फॉरवर्ड करी थी। अगर आप फेडरल बैंक के भी रिज़ल्ट को देखेंगे तो ऐसा रिज़ल्ट नहीं है कि आप ये कह सकते हैं कि यस बैंक का रिज़ल्ट ख़राब आया था इसलिए गिर गया और फेडरल बैंक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। लेकिन अगर आप जब बारीकियों में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि दोनों बैंकों के रिज़ल्ट में क्या फ़र्क था। देखिए दोस्तों, मेरा फेडरल बैंक से कंपेयर करने का मकसद यही है कि सो दैट आपको ये पता चल जाए कि कहाँ कमियां रह गई। देखिए, यस बैंक का शेयर उस दिन सवेरे तो बड़ा अच्छा चल रहा था, 14 रुपये 65 पैसे का हाई बनाया था, और जो क्लोजिंग आई वो 13.75 की आई है, और जो ओपन हुआ था वो 14.55 पे हुआ था। तो लोगों को आशंका थी एक बेहतर रिज़ल्ट की, और लोगों ने उसमें बुलिश जो है मोमेंटम के लिए अपनी अपनी पोजीशन बनाई थी। लेकिन रिज़ल्ट एक ठीक ठाक रिज़ल्ट के बावजूद एक गिरावट आई। आपने देखा कि आनंद महिंद्रा ने भी कमेंट किया है यस बैंक के परफॉर्मेंस पे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है यस बैंक के मैनेजमेंट में। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली जिनके पास यस बैंक का शेयर है उन्हें इस प्रकार की स्टोरीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अनलेस एंटिल उनका जो यस बैंक का पोर्टफोलियो हो वो ग्रीन में बंद हो। सो दोस्तों, जो आगे वाले लाइनें हैं उस पर मैं जो है डिटेल में चर्चा करूंगा कि कहाँ कमियां रह गई, सो दैट आपकी नॉलेज बढ़े, और भविष्य में जब आप यस बैंक के काउंटर पे बाइंग और सेलिंग का कोई भी निर्णय लें तो इन आंकड़ों को ध्यान में रखिए। दोस्तों, कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि यस बैंक के लिए आप वीडियो बनाइए कि लॉन्ग टर्म में इसकी टारगेटिंग क्या हो सकती है, 5 साल, 3 साल, 8 साल, 10 साल का। दोस्तों, उस प्रकार के जो वीडियो होते हैं ना, वो बड़े लंबे वीडियो होते हैं, क्योंकि देखिए छोटे मोटे वीडियो और वो वीडियो आपको पावर पॉइंट से ही समझाए जा सकते हैं। तो उस वीडियो को मैं बनाने के लिए लगा हुआ हूँ, और जल्द ही मैं आपको वो वीडियो लॉन्च करूँगा। और वो वीडियो आपको जनरली देखने को मिलेगा जब आप हमारे इस चैनल को फॉर्मली ज्वाइन करेंगे। देखिए, जब आप वीडियो देखते हैं तो नीचे एक ज्वाइन का बटन आता है, उसको आप ज्वाइन करें, और आपको बहुत ही जल्द यस बैंक पे और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी डिटेल में एजुकेशनल वीडियो मिलेगा। और वहाँ पे आपको ये भी जानकारी दी जाएगी कि जो बैंकिंग सेक्टर के कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको स्टडी करना पड़ेगा। बड़े सरल शब्दों में वो समझाया गया है, 2 या 3 वीडियो की वो सीरीज़ है। और जब आप ज्वाइन बटन से धनमंत्रा चैनल को ज्वाइन करेंगे तो उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वहाँ उन वीडियो को अगर आप मैं नॉर्मल लॉन्च करूँगा तो आप स्किप करके देखेंगे, और स्किप करके जब देखेंगे तो आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो आपको वो वीडियो ज्वाइन करने के बाद खोलना है और किसी दिन आराम से बैठ के पूरा वीडियो देखना है, तब आपको पता चलेगा। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में एक स्टेबिलिटी आ रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी बढ़ रहे हैं, और ये जो बढ़ावत देख रहे हैं आप बैंक निफ्टी में, या ये कोई शॉर्ट टर्म की बढ़ावत नहीं है,
फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं बैंकिंग शेयरों में। यस बैंक के काउंटर पे भी अगर आप इस रिज़ल्ट को, जैसे मैं अभी आगे डिस्कशन करूँगा, काफ़ी स्टेबिलिटी आई है और यहाँ से अब आंकड़े थोड़े से क्लियर दिखने लगते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म टारगेटिंग पे हम एक स्टडी और एक एजुकेशनल वीडियो के थ्रू जो ये जानकारी लेंगे, उसका एक समय आ गया है। सो दोस्तों, आप धनमंत्रा चैनल को फॉर्मली ज्वाइन करके उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और वो वीडियो शॉर्टली जो है प्लेस कर दिए जाएंगे। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आपने ये देखा कि अभी तक जिन बैंकों के रिज़ल्ट आ चुके हैं, देखिए प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक का रिज़ल्ट आ गया, आपने देखा यस बैंक का रिज़ल्ट आ गया, फेडरल बैंक का रिज़ल्ट आ गया और एचडीएफसी बैंक का रिज़ल्ट आया। दो पब्लिक सेक्टर बैंकों के रिज़ल्ट भी आए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईडीबीआई बैंक का। देखिए आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट पे तो जो रिएक्शन होना है वो मंडे को होना है, लेकिन चूंकि रिज़ल्ट सुपर डुपर है तो पॉजिटिव ही जो है उसका रिएक्शन होगा। बाकी अगर आप यस बैंक को छोड़ दें तो अभी तक सारे शेयरों में जो रिज़ल्ट के बाद का रिएक्शन है वो देर सबेर पॉजिटिव ही आया है। फेडरल बैंक पे तो आपने देखा 8-9% का रिजल्ट पे इम्पैक्ट आया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे पॉजिटिव रिटर्न आया था, आईडीबीआई बैंक पे पॉजिटिव रिएक्शन आया था। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि भाई यस बैंक का रिजल्ट जो है उस पर जो रिएक्शन था वो निगेटिव क्यों आया। और ऐसा भी नहीं कि यस बैंक का शेयर बहुत भाग गया था। इनफैक्ट अगर आप फेडरल बैंक का देखेंगे तो फेडरल बैंक का रिजल्ट तो पिछले एक हफ्ते में 12% रिजल्ट दे चुका है और पिछले एक महीने का देखेंगे तो करीब आप 28% बढ़ चुका है। उसके बावजूद उसने रिजल्ट के बाद 7-8% की बढ़ावत दिखाई है और ऐसा माना जा रहा है कि उसमें अभी और भी बढ़ने की गुंजाइश है। तो ऐसा यस बैंक के काउंटर पे क्या खामियां रहेगी दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप ये 4-5 चीज़ें बड़े ध्यान से नोट कर लें। देखिए दोस्तों, अगर आप कल आईसीआईसीआई बैंक का रिज़ल्ट देखें तो उनका एक रिज़ल्ट आया, सुपर डुपर आया है, और जो उनका फ्रेश स्लिपेजेस का आंकड़ा आया, फ्रेश स्लिपेजेस मतलब कि पिछले क्वार्टर में आपके कितना अमाउंट का है जो नेट एनपीए में जोड़ा गया है। दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, वो आंकड़ा इतने बड़े बैंक के लिए सिर्फ 96 करोड़ का है। और अगर आप यस बैंक के रिज़ल्ट को डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो उनकी जो फ्रेश स्लिपेजेस है वो करीब 1783 करोड़ की आई है। इसीलिए मैंने वीडियो लेट में बनाया कि पहले बारीकियां यस बैंक के रिज़ल्ट में देखी जाएं और उसके बाद आपको उनसे अवगत कराया जाए। और जो उसमें कारपोरेट स्लिपेजेस हैं, फ्रेश स्लिपेजेस, वो 750 करोड़ के हैं और जो बाकी हैं बैलेंस हैं, रिटेल के हैं या एमएसएमईज़ के हैं, वो करीब 1030 करोड़ के हैं। देखिए, अगर आप नेट एनपीए का आंकड़ा देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक के केस में तो देखिए 1 के नीचे चला गया है और 7 साल के सबसे निचले स्तर पे आया है। फेडरल बैंक का भी देखेंगे तो जो नेट एनपीए है उनका वो करीब 1.15 पे है और ग्रॉस एनपीए है 3.22। और अगर आप यस बैंक का नेट एनपीए देखेंगे तो अभी भी देखिए कम तो हुआ है लेकिन अभी भी 15% पर है। और जो ग्रॉस एनपीए है वो भी अगर आप नेट एनपीए अगर देखेंगे तो 5.5% पे है और जो ग्रॉस एनपीए है वो अभी भी करीब 15%। सो देखिए, जब मार्केट कंपेयर करता है और जब उसका प्राइस पे एक्शन आता है तो बैंकों के जितने भी रिजल्ट आते हैं, देखिए वहाँ से एक कंपेरेटिव एनालिसिस भी जो है मार्केट करने लगता है। देखिए, निम का आंकड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर होता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स के लिए। तो निम का अगर आंकड़ा देखेंगे तो यस बैंक के केस में अभी ये जो है 2.2% का है, ठीक है। और अगर आप एचडीएफसी बैंक के देखेंगे तो जस्ट डबल है, 4% का आंकड़ा है। तो देखिए, डबल का प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क है और इतना बड़ा बैंक होते हुए भी। और अगर आप फेडरल बैंक से कंपेयर करेंगे तो देखिए फेडरल बैंक का जो निम है वो 3.20% पे है। सो दोस्तों, अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि रिज़ल्ट की जो बारीकियां हैं वो देखिए हेडलाइन फिगर से नहीं आती हैं कि टॉप लाइन ग्रोथ किया या डिपॉजिट कितना ग्रोथ किया। और जब कई बैंकों के रिज़ल्ट एक साथ आते हैं तो बाज़ार जो है चीज़ों को कंपैरेटिव वे में लेना पड़ता है और उसके आधार पर जो है उसका जो आकलन किया जाता है।
तो दोस्तों अभी हम लोगों ने, अगर आप रिटर्न ऑन एसेट से भी कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा सारे बैंकों के परफॉर्मेंस में। अगर आप ईपीएस से देखेंगे वहाँ भी आप देखेंगे कि ये जो बाकी बैंक हैं यस बैंक से काफ़ी आगे निकल गए हैं। बुक वैल्यू के केस में भी देखेंगे तो यस बैंक की जो बुक वैल्यू है अभी मामूली सी जो बड़ी है 13.4 पे उसकी जो बुक वैल्यू आ गई है। फेडरल बैंक का शेयर अपने बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है और यस बैंक का शेयर ऑलमोस्ट आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर है अपने बुक वैल्यू से। और बाज़ार ये देखता है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के भी रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है फंड का एलोकेशन भी इधर से उधर होने लगता है। उनके रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं और पब्लिक सेक्टर बैंकों के जो शेयर्स हैं वो तो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो कई बार कंपैरेटिव एनालिसिस में कई बार शेयरों में किसी शेयर में मार पड़ जाती है। देखिए दोस्तों अभी टोटल ग्रॉस इस रीस्ट्रक्चर्ड लोन जो यस बैंक ने किए हैं वो करीब किए हैं इन्होंने। देखिए रीस्ट्रक्चर लोन वो हैं जब आप उनको रीस्ट्रक्चर कर देते हैं, मतलब उनका टेन्योर बढ़ा देते हैं, पेमेंट की पीरियड आगे कर देते हैं। ये सब कोविड की वजह से हुआ। उसका जो अमाउंट है वो 6,184 करोड़ का आया है, जो पिछले क्वार्टर में 4,976 करोड़ का था। और अगर आप Q4 FY21 लेंगे तो वो सिर्फ 1,244 करोड़ का था। तो देखिए जब रीस्ट्रक्चरिंग आप कर देते हैं लोन की तो वैसे भी आपका जो ग्रॉस एनपीए में उसका इम्पैक्ट नहीं आता है। तो देखिए जो रीस्ट्रक्चर्ड लोन है वो भी बढ़े हैं, फ्रेश रिप्लेजेस बढ़े हैं। तो अभी कहने का मतलब ये है कि कंसर्न्स यस बैंक के काउंटर पे हैं। किस पे हैं? एनपीए को लेकर। देखिए प्रोविजनिंग तो आपने बहुत कड़ी कर दी है लेकिन उस हिसाब से कलेक्शन के फिगर्स नहीं आ रहे हैं और इसी को बाज़ार ने थोड़ा सा नेगेटिव में लिया है, स्पेशली जब लोगों ने उसको दूसरे बैंकों से कंपेयर किया। देखिए दोस्तों यस बैंक के काउंटर में अगर आपने देखा होगा तो टॉप लाइन की ग्रोथ आ रही है, डिपॉजिट का ग्रोथ हो रहा है, वो एक ट्रस्ट का फैक्टर ख़त्म हो गया। डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हो रही है और अभी आपने देखा कि एआरसी बिजनेस के लिए भी जो है काफ़ी जो है लोगों ने बोलियां मंगाई हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए भविष्य की हैं। हाँ ये है कि स्टेबिलिटी आ गई है यस बैंक के काउंटर में, इन द सेंस कि जो एक विश्वास का फैक्टर था वो ख़त्म हो चुका है और एक डिपॉजिट सभी चीज़ों में जो आप तरक्की देख रहे हैं वो आने वाले दिनों में यस बैंक के लिए एक नई दिशा निर्देश जारी करेंगी। तो दोस्तों एक वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि यस बैंक के लिए अब जो है परफॉर्मेंस जो है बहुत बेहतर करनी पड़ेगी और स्पेशली इन केस ऑफ नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए। ये देखना पड़ेगा कि एआरसी के गठन के बाद किस टर्म्स एंड कंडीशन पे एनपीए वहाँ ट्रांसफ़र होते हैं और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। काज़ा रेशियो देखिए बढ़ ही रहा है और डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में जैसे हमने अभी डिस्कशन किया कि वहाँ तो इम्प्रूवमेंट यस बैंक दिखा ही रहा है और कॉस्ट कटिंग के क्षेत्र में तो यस बैंक ने अपना लॉन्ग टर्म का टारगेट पूरा कर लिया है। सो दोस्तों एक अच्छा रिजल्ट है। ऑल द बेस्ट फॉर मंडे, टेक केयर।